Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic stocks witness modest losses. Sensex closes below 57,400 points. Nifty settles near 17,150. Rupee appreciates to 76 rupees and 21 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices hover around $117 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में हुई गिरावट, मामूली घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 57,400 के नीचे फिसला, निफ्टी 17,150 के नजदीक हुआ बंद। $1 की तुलना में रुपया हुआ मजबूत, 76 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $117 प्रति बैरल के नजदीक पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक 0.4% घाटे के साथ बंद हुए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिला जुला रुख देखा गया। अपने शेयर बाजार में निवेशकर्ताओं ने बिकवाली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 233 अंक यानी 0.41% घटकर 57,362 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 70 अंक यानी 0.4% नुकसान के साथ 17,153 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.36% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.33% नुकसान में रहा। Sensex and Nifty today witnessed modest losses of around 0.4%. Both share indices slipped amid mixed cues from global share markets. The BSE Sensex closed below 57,400 points, while NSE Nifty settled near 17,150 level. Sensex declined by 233 points, or 0.41%, to end at 57,362. Nifty also slipped by 70 points, or 0.40%, to finish at 17,153. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index fell by 0.36% and the small-cap index ended 0.33% down. In the Sensex Pack, 7 companies logged gains while 23 declined. Dr. Reddy's Laboratories and Asian Paints gained the most as they rose 0.8%, followed by Reliance and SBI, which added 0.7% each. On the other hand, Titan fell 3.6% and Tech Mahindra slipped 2.4%. Maruti fell by 1.8%, while Nestle India and Wipro both declined 1.2% each. In sectoral indices, at the BSE, 5 indices gained while 14 witnessed losses. Realty Index gained 1.2% and utilities rose by 0.3%. On the other side, consumer durables plunged by 2.3% and capital goods sector index ended 1% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,256 companies gained while 2,158 companies fell. Shares of 96 companies remain unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 17 पैसे मजबूत हुआ, 76 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 0.19% घाटे के साथ 98.60 पर चल रहा था। पुनीत जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर मामूली घाटे में रहा है अपना घरेलू शेयर बाजार, किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? तो मनोज जी, जैसा आपने कहा कि आज का बाजार में थोड़ी मामूली गिरावट थी और यदि हम पूरे सप्ताह को भी देखें तो करीब 1% 0.8% मार्केट ने डिक्लाइन किया और ये जो पिछले 2 सप्ताह में करीब 1,000 पॉइंट निफ्टी में हमने तेजी देखी थी, कुछ मैं हद तक कहूंगा कि उसका पुल बैक था। उसमें जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी या कंसोलिडेशन थी, उस 1,000 पॉइंट से बाजार में थोड़ा
कंसोलिडेट किया। और यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण भी इसलिए रहता है क्योंकि इस फाइनेंशियल का आप कह सकते हैं लास्ट फुल वर्किंग वीक था। हालांकि अगले सप्ताह 4 दिन होंगे जो ट्रेडिंग होगी, लेकिन ज्यादातर जो भी कारोबार होता है फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो इस सप्ताह में जो पेनल्टीमेट वीक है उसमें होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीक है। नेक्स्ट वीक भी काफी चहल पहल रहेगी मार्केट में क्योंकि एक्सपायरी जो डेरिवेटिव है, फ्यूचर्स ऑप्शंस एक्सपायरी का वीक है, तो काफी एक्टिविटी जरूर रहेगी बाजार में। और मुझे लगता है कि मार्केट फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है। हालांकि विश्व में और पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंताएं हैं, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट्स और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है यूरोप में वॉर को लेकर। लेकिन उसके चलते बाजार काफी वॉलेटिलिटी के बाद अब थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा है। अमेरिका में भी यदि हम देखते हैं तो वहां भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स जो 37-38 था अब वो 21 आ गया है। और भारत में भी विक्स जो है वो 22-23 आ गया है फ्रॉम अबाउट 28-29 लेवल्स। सो क्लियरली बाजार में उतार चढ़ाव थोड़े कम हो रहे हैं, नैरो रेंज हो रही है और मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पर अब बाजार में चल रहा है। Puneet, we saw that once again the FIIs were the net sellers to the tune of 1,507 crore rupees, and it was the DIIs who were the net buyers of 1,373 crore rupees. Is this trend likely to continue, or do you see the FIIs only coming into short cover next week? So, Arjun, FII selling in India is part of a global sell-off by most FIIs, except in Brazil, because Brazil is a very commodities-driven market. So we have seen that a lot of money has gone from other emerging markets into Brazil, which is outperforming, which is at record highs right now. So I think selling in India is part of that. And also within India, we have seen that FIIs have been selling financial sector stocks most heavily because that is where they are invested mostly, and also because they are making good money in that sector. But my own take is that FII selling is mostly related to the interest rate scenario in USA and the monetary policies being unfolded by US Fed. And I think it will continue to be under pressure for some time. We may not see very big inflows from FIIs in months to come. It could slow down a little bit. The selling could slow down. But mostly I think FIIs will continue to sell in Indian markets. May not be very aggressively, but definitely I think that pressure is going to continue. पुनीत जी, यदि हम जो भू राजनीतिक तनाव है विश्व व्यवस्था पर, उसका घरेलू शेयर बाजार पर यानी खासतौर से जो अपना पूंजी बाजार है उस पर क्या असर पड़ता दिख रहा आपको निकट भविष्य में? देखिए, तो आप जिसका संकेत कर रहे हैं, जो रशिया में, यूरोप में जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, देखिए उसका सीधा संबंध तो हमारे ऊपर पड़ता है एक तो इन्फ्लेशन से, क्योंकि उस वॉर की वजह से जितनी भी कमोडिटीज हैं, चाहे हम ऑयल की बात करें, चाहे हम दूसरे मेटल्स की बात करें और कमोडिटीज की बात करें, सब में बहुत ज्यादा बढ़त आ गई है और उस वजह से इन्फ्लेशन आया है और इन्फ्लेशन की वजह से सभी अर्थव्यवस्थाओं को काफी परेशानी होती है। टॉप लाइन भी थ्रेटन होता है, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी थ्रेटन होता है, तो इसलिए उसका नेगेटिव असर पड़ता है। और पॉलिटिकली भी, क्योंकि एक चिंता बनती है कि क्या ये सिचुएशन और खराब हो सकती है, तो जितने भी देश हैं वो मुझे लगता है आने वाले समय में ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे डिफेंस पर, तो बाकी एक्टिविटीज पर एक्सपेंडिचर कम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कई प्रकार से अफेक्ट होते हैं। हालांकि डायरेक्टली हम इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनल। और एक और चीज हमने देखी है यूरोप के इस जो भी सिचुएशन है और यूरोपियन एरिया में जो वॉर है, कि अब की बार जो वॉर है वो लोकलाइज नहीं है एक देश के ऊपर, ये इकोनॉमिक वॉर है, जो कि तो वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली शायद उस वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शन वो बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में। तो इस प्रकार से मैं कहूंगा ये ग्लोबल एक इफेक्ट जरूर है, अब ग्लोबल स्ट्रगल या कॉन्फ्लिक्ट है, और ना सिर्फ ये लिमिटेड है सिर्फ उस बॉर्डर एरिया पर या उस फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन में। Puneet, coming back to the market performance today, we saw buying interest in the realty sector, construction and contracting. Companies like DLF and Godrej Properties, they went up, but quite a few of the other companies making up that index also appreciated. What were the reasons? So interestingly, Arjun, we have seen that while the markets have been
have been up and down, quite a lot in past few weeks. Some sectors have done very well. For example, realty sector has done very well. The stocks have done very well. Of course, the reopening trade, airlines and multiplexes, those stocks have done well. The PSU banking space has done very well. So among all these sectors, somehow the realty sector stocks, they have been performing extremely well, and companies have rebounded in spite of the fact that realty sector faces a lot of pressures on the inflation front, because prices of steel, cement, practically everything has gone up, and this could affect their sales in the long term. However, we have seen investors pouring money into realty sector stocks because they expect housing prices to also inflate along with other commodities. So earnings could do better. Numbers also we have from the sector show that sales have been robust, and so far higher prices have not deterred buyers. I think therefore it is one of the sectors which could outperform economically the other sectors in the economy. But that also is linked to employment and income in the macro economy. That's a macroeconomic question. Just coming back to the market once again, Ruchi Soya, which is having an FPO, follow-on public offer, only had a 29% subscription on its second day of bidding. What does that tell you about market appetite for raising capital? So clearly, Ruchi Soya is a very high-profile FPO. I wouldn't like to comment on the merits or demerits of it, but the truth is it's a very high-profile FPO, follow-on offer, and it's a very challenging time for a large offer like this. It's a more than 4,000 crore issuance of shares, and many bigger companies have actually deferred their IPOs and follow-on offers. So it's quite a bold move to come with an issue at this point of time. And although I'm sure that this will get subscribed, because institutions and anchor investors they may put money in the equity, but definitely the sentiment is very weak. I would say if you look at it on the second day, the subscription is about 25 or 30%. It shows that the retail investors are not very enthusiastic about it, and my own sense is it will get subscribed, but it may not be a very enthusiastic response given the challenges that the stock market is facing right now. पुनीत जी, एक बार फिर से हम रियल्टी सेक्टर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आपने कई सारी जानकारियां दी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, इसे थोड़ा और कह लें कि विस्तार से हम समझना चाहेंगे कि जो मांग है वास्तविक रूप से वो घरों का किस सेगमेंट में बढ़ रहा है। जो बहुत ऊंचे स्तर के, बहुत ऊंची मूल्य वाले मकान हैं उनके बूते पर, या जो मिड सेक्टर है, जो मध्यम वर्ग के लिए घर बन रहे, वहां हम मांग देख रहे हैं, और उनके आधार पर रियल्टी सेक्टर की यह तेजी है। और ये जो तेजी है वो दीर्घकालीन दिख रही, या तत्काल जो कह लें कि बीते कुछ यानी 1-2 कोरोना के जो वर्ष रहे हैं उसमें जो हमने मांग में कमी देखी उसका प्रभाव है? तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये एक ट्रेंड काफी संकेत करता है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो हमने देखा है कि जो इकोनॉमिक डिमांड आई है रियल सेक्टर में, जो सेल्स की फिगर्स आई है, एक तो लग्जरी सेक्टर जो बिल्कुल टॉप एंड सेक्टर है, वहां पर अच्छी डिमांड है हाउसिंग के लिए, और दूसरा जो इकोनॉमिक आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जो छोटे मकान है, और जो बड़े शहरों में नहीं, जो सेकंड टियर और थर्ड टियर सिटीज में है, वहां पर काफी अच्छी डिमांड है रियल्टी सेक्टर की, और वहां हमने ग्रोथ काफी देखी है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम इकोनॉमी में कहते हैं के शेप्ड रिकवरी, यानी कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में वो ग्रोथ नहीं दिख रही, उसी प्रकार से रियल्टी सेक्टर में भी हो रहा है कि कलेक्टिवली वो डिमांड है, या तो बहुत लग्जरी वाले सेक्टर्स में, या बिल्कुल मास मार्केट जो है वहां पर हम डिमांड देख रहे हैं। तो डेफिनेटली इवन ग्रोथ नहीं है रियल्टी सेक्टर में, थोड़ा अनइवन है। So metal index has seen a major capital gain. We have already discussed this earlier. Basic materials today also made a mark with companies like Asian Paints seeing a robust rise in their valuation. How would you advise investors at this stage? So basic materials, metals, of course, the rally has been very strong, but it's kind of so metal prices continue to rise. In fact, steel prices and continue to rise. They might rise even further, but we all know that the input costs also have gone up a lot. So whether we talk about coal prices or iron ore or inputs like nickel, all these prices have shot up. So the industry is facing a lot of pressures in terms of cost. Also, the industries which use steel, for example, automobiles, they are facing a lot of cost pressure. So
I think basically if you look at the beneficiaries, then there are you can say commodities which are basic metals, there are basic materials, plastics, petrochemicals, industries related with petroleum products. All those have seen a substantial increase in prices and also margins for manufacturers. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। पुनीत, हम आपका ध्यान अब आकृष्ट करना चाहेंगे रुपए की स्थिति की ओर। रुपया 17 पैसा आज मजबूत हुआ है, 76 रुपए 21 पैसे के स्तर पर है कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिवस पर इस सप्ताह। आने वाले सप्ताह में और आने वाले कुछ अरसे में रुपया किस दिशा में ज्यादा दिख रहा, खासतौर से जो तेल के दामों में एक बार फिर से $100 के आसपास तक पहुंचा था तेल, उसके बाद फिर से अब $117 के नजदीक पहुंच गया, तो किस रूप में रुपये पर दबाव बनता दिख रहा आपको? मनोज जी, देखिए, अगर हम फंडामेंटल फैक्टर्स की तरफ देखें, जैसे आपने कहा क्रूड ऑयल जो हम काफी बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं, उसमें तो बड़ी तेजी आ गई, डबल हो गए वो प्राइसेस इन द लास्ट 6 months। तो यदि हमारी पहले जैसे हालत होती है, आज से 7-8 साल पहले जो हालत थी देश की, उसमें रुपए में बहुत बड़ी गिरावट आ जाती। हम रुपए में बहुत गिरावट देखते हैं, लेकिन पिछले 7 सालों में हमने देखा है कि जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के, वो बहुत अच्छे हो गए हैं। और एक्सटर्नल सेक्टर है, यानी जैसे हमारा ट्रेड को देखें, हम ट्रेड रिसीट को, वो बहुत अच्छी हो गई है। इस वक्त हमारा जो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो करीब रिकॉर्ड स्तर पर है, $630 बिलियन का रिजर्व है। दुनिया का 5वां या 6वां सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो वो बहुत एक स्टेबिलिटी देते हैं इंडियन रुपी को। साथ में हम जानते हैं कि इस साल रिकॉर्ड होने की हमें उम्मीद है। $400 बिलियन का एक लक्ष्य रखा था सरकार ने, और वो $400 बिलियन का लक्ष्य पूरा हो गया है। और उसके साथ ये $400 बिलियन एक्सपोर्ट्स, मैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही करीब $350 बिलियन का हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं भारत से। $750 बिलियन का ये 2 एक्सपोर्ट्स की हमारी कैपेसिटी है इस साल की। तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो रुपी के लिए काफी स्ट्रांग है। और हालांकि रुपये पे प्रेशर रहा है, क्योंकि सभी करेंसीज पे, आपने डॉलर इंडेक्स की जिक्र किया था जब शुरुआत प्रोग्राम में, तो आपने कहा 98.6 डॉलर इंडेक्स पहुंच गया है, जो कि 92-93 के आसपास होता था। तो क्लियरली डॉलर वर्ल्ड वाइड डॉलर बहुत एप्रिशिएट हुआ है। उसको देखते हुए मैं कहूंगा कि भारत की करेंसी ने काफी अच्छी रेजिलियंस दिखाई है, 76 के आसपास है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी हम बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखेंगे। जो वर्स्ट पीरियड हो सकता था वो अब हमारे पीछे है, जो चैलेंज हो सकता था वो हमारे पीछे है। और मुझे लगता है रुपया यही स्टेबलाइज होगा और एक नैरो रेंज में ही ट्रेड करेगा। Puneet, coming back to the market and what's going to happen next week, you mentioned about the F&O expiry for the month next week. You have the F&O expiry for the week this week, and there's a lot of open interest on Nifty 17,000. What does that translate into? 200 points put option, which basically means that in the cash market, the Nifty will go down by 200 points. That's what's being bet on. What does this mean for the Sensex? So, essentially in the derivatives market, also it's a technical subject, but the maximum open interest in a position, 17,000, is where traders expect the market to close at the end of the series. Now, in this case, we're almost at 17,200 right now, and 17,000 is what traders are betting on. I don't think it's a big difference. If it was far away from the current levels, I would say I would be worried. Markets don't get it exactly right. So my own sense is that the message is that markets will not move much in the next 3-4 days. I think they will remain in a tight range, and the markets may unless there's a global event of some kind, I think markets will be in a narrow range. And going into the next financial year, we will have
somewhat lighter position. I don't think we'll see very large rollovers in this week, and therefore I think markets are kind of in a zone where volatility will be lower. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स आज 0.4% लाभ में रहा। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.1% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हेंग सेंग 2.5% लुढ़क गया। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.2% की गिरावट हुई। हालांकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के नजदीक रहा। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो ताजा समाचार मिलने तक शुरुआती नरमी के बाद लिवाली का रुख चल रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के CAC 40 में 0.8% की वृद्धि थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.9% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों पर ध्यान दें तो वर्ष 2022 में पहली बार लगातार दूसरे सप्ताह प्रमुख सूचकांकों के बढ़त के साथ बंद होने के आसार दिख रहे हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों में सख्ती बरते जाने तथा रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से उत्पन्न आर्थिक स्थितियों का आकलन करते हुए बाजार में सावधानीपूर्वक निवेश की धारणा देखी जा रही है। Moving on to the U.S. Stock market. Major U.S. stock indices rallied more than 1% yesterday. The U.S. share markets rose, extending the market's recent rebound as investors snapped up beaten down shares of chip makers and big growth names, and oil prices dropped. The Dow Jones Industrial Average added 1%, S&P 500 ended 1.4% up, and the Nasdaq Composite Index surged 1.9%. Puneet, what's your take on this story? Nasdaq went up by 269 points, as the story says. It went up by 1.9%. There seems to be value in tech stocks. We had earlier discussed that they have been overvalued, overbought. Now there seems to be short covering. So clearly, when we started this year, just 3 months back, tech stocks were really hot and they were really rising. And there was concern that these stocks have really become overbought and overvalued. Since then, we have seen a big correction. In fact, yesterday only I was reading that many of these stocks, particularly Facebook, because it has fallen by almost 30-40%, Facebook was being recommended as a value stock in USA, which is very, very interesting because we always seen IT stocks as overvalued and being chased by investors. So my own sense is that a much needed correction in IT and tech stocks has happened. It may not attract immediate surge of investments by retail investors, but I think they are becoming more reasonably valued now, and going forward, we will see value-based buying in these stocks. Nasdaq, of course, has corrected more than Dow Jones. Dow Jones, while it corrected about 10%, Nasdaq had fallen 20% in that period. So clearly, tech stocks really took it on the chin. But I think now things seem to be improving on the valuation front. What about the inflation side? It appears that on the commodity items, it hasn't really seen a major hike. Wheat has gone up by almost 9%. Soybean has come down by 3%. So what's your take on inflation in the U.S.? Is there an attempt to bring it down, or is it just dependent upon the Federal Reserve bringing down interest rates? Many reasons. Monetary, लगता है कोई तकनीकी बाधा आ रही जिससे हम पुनीत आपको सुन नहीं पा रहे हैं। हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे और इस बीच खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। Moving on to the oil market, oil prices today fell around 2% in intraday trade. Crude prices declined as the U.S. and allies considered releasing more oil from storage. To cool markets, and as traders faced higher costs for trading benchmark Brent futures. In intraday trade, Brent crude was trading around $116.70 per barrel, while WTI crude prices were at $110.10 per barrel. I think we have resumed our linkage with our expert, Shri Puneet Jain. Puneet, I hope you can hear us. Yeah, sure. Well, Puneet, my question was directed at inflation. I also read out the oil story.
where oil prices have fallen by 2%. In the US market, once again, oil prices are being priced much lower than that. I mentioned about specific commodities for consumption in terms of food articles. They're either going up or down. How do you see inflation being contained in the US, or is it just dependent on the Fed cutting on interest rates? So, Fed is, of course, one of the main players in bringing down inflation. However, I think Fed also plays a very important role in bringing down inflation expectations. Because if people expect prices to go up, they start hoarding materials, and then it pushes inflation higher. So, we're going to see a step down in supply, in inflation expectations also. So my own, and many economists, they believe that again the inflation cycle is topping out now, and the next 2 to 3 months we will see prices come down. पुनीत जी, यहाँ पर हम घरेलू मुद्रास्फीति पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे जिस रूप से तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं घरेलू बाजार में, अब उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आम उपभोक्ताओं पर भी, देश की अर्थव्यवस्था पर भी और कुल मिलाकर बाजार पर भी? देखिए, तेल के कीमतों से इन्फ्लेशन पे सभी चीजों पर असर पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो इन्फ्लेशन हमारा 6% के आसपास भारत में आ रहा था, वो शायद थोड़ा सा और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि फूड एंड फ्यूल इन दोनों के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। आरबीआई इस बात को लेकर चिंतित भी है और इसके लिए वो तैयार भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखेंगे इंडिया में। बहुत एग्रेसिव शायद नहीं होंगे, लेकिन शायद 2 से 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स आरबीआई करेगा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 170 रुपए कम हुआ, 51,910 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी 90 रुपए कम होकर 69,230 रुपए प्रति किलो पर आ गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना कमजोरी के साथ $1,958.60 प्रति औंस के स्तर पर समाचार तैयार किए जाने तक चल रहा था। चांदी भी कमजोर होकर $25.90 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। पुनीत जी, बाजार में खासतौर से सोने की कीमतों की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए समझना चाहेंगे कि अपने पोर्टफोलियो में सोने को लेकर क्या रुख होना चाहिए वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निवेशकर्ताओं का? तो देखिए मनोज जी, एक इमरजेंसी कैश के हिसाब से आप एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी के तहत आप गोल्ड को रख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोल्ड कोई बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न्स देगा। हालांकि हमें उम्मीद थी कि गोल्ड के प्राइसेस में काफी तेजी आ सकती है वॉर के चलते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विच इज अ सरप्राइज टू अस। हम लोग काफी हैरान है इस बात से कि गोल्ड में बिल्कुल तेजी नहीं देखी हमने। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में कोई बहुत बड़ी तेजी हम अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और लेकिन एज अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी कि कुछ आप डिफेंसिव और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गोल्ड रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं, पर शायद बहुत बड़ी तेजी यहाँ से उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा। यदि हम बहुत 1-2 पंक्ति में समझना चाहें तो सोने में निवेश के लिए माध्यम कौन सा रखना चाहिए, बहुत संक्षेप में? इसके लिए बेस्ट तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट की, बिकॉज उसमें वो गोल्ड के साथ 2.5% ब्याज भी देती है सरकार सालाना, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा चीज है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद जी। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stocks witnessed modest losses. Sensex closes below 57,400 points. Nifty settles near 17,150. Rupee appreciates to 76 rupees and 21 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices hover around $117 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.